नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर आपको बता दें, लखनऊ से है, जहां पुराना एलजी गोदाम में लगी भीषण आग बुझाने का किया जा रहा प्रयास। आग लगने की सूचना पर बीकेटी, इंदिरानगर चौक और हजरतगंज से पहुंची दमकल की टीम। गोदाम में प्लाई का सामान, चावल और गेहूं भी किया गया था स्टोर। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मौके पर तैनात रहा पुलिस बल। आग पर काबू पाने के लिए खिड़कियों की तोड़ी गई कांच। मौके पर पुलिस मौजूद। मड़ियाव थाना क्षेत्र स्थित केशव नगर के पुराना एलजी गोदाम में लगी भीषण आग। राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पास बने पुल पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही कार आग का गोला बन गई और धू धू कर जलने लगी। पुल पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं राहगीरों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी कार जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम मौके पर मौजूद। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमोह मध्य प्रदेश बिजौरी पाठक गांव में दिव्यांग दलित दूल्हे से मारपीट का मामला सामने आया। 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। अजाकस संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। एसीपी श्रुति कीर्ति सोमवंशी ने दी जानकारी। अपराधियों पर एनएसए के तहत की जा रही कार्रवाई। दमोह जिले के हटा तहसील के ग्राम बिजौरी पाठक में दलित दिव्यांग दूल्हे को घोड़ी में उतारकर मारपीट किए जाने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं घटना के विरोध में अजाकस संघ ने मुख्यमंत्री, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अजाकस संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर मोहन सिंह आदर्श ने बताया कि 20 अप्रैल को निष्कत दूल्हा गोलू अहिरवार विवाह समारोह में घोड़ी पर सवार था। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने जातिगत द्वेष के चलते उसे नीचे उतारकर मारपीट की। इस दौरान दूल्हे की बहन मनीषा अहिरवार के साथ भी अभद्रता की गई। ज्ञापन में पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने, आरोपियों को कठोर सजा दिलाने तथा जिले में अस्थायी अस्पृश्यता निवारण समिति गठित करने की मांग की गई है। समाज की दूल्हे के साथ घटना घटित हुई है और उसमें सभी समाज आक्रोशित और दुखी है। आज भी हमारे देश में इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं जो अशोभनीय है और निश्चित ही हमारे समाज को दुखित कर रही हैं और नीचे गिराने वाली भावनाएं लोगों के दिलों में हैं। उनका हम विरोध करते हैं और प्रशासन से ये मांग रखते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा कहीं घटित ना हो। इसलिए आज हम सभी यहाँ मिलकर ये ज्ञापन देने आए हैं। ठीक कि जो बिजौरी पाठक में जो मामला सामने आया, क्या कार्रवाई के लिए आपने किया? बिजौरी पाठक में जो एक गोलू अहिरवार नाम के निःशक्त व्यक्ति की रसवाई का कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान गांव के दबंगों द्वारा जातिगत द्वेष रखते हुए उनके साथ मारपीट की गई, घोड़े से नीचे पटका गया और उसको अकेले नहीं, उनकी बहन को भी पीटा गया, उनकी मां को भी पीटा गया। ये दुराचार आज बताइए, भारत को आज़ाद हुए 79 वर्ष हो गए। 79 वर्ष के बाद भी आज हमें लगता है कि सैकड़ों वर्ष पीछे हम दमोह जिला अकेला ऐसा चल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी घटनाएं कहीं सुनने नहीं मिलती जो हमारे दमोह जिले के अंदर सुनने मिलती है। तो मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसे कृत्य करने वाले दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर न्याय दिलाया जाए और वहीं दूसरी ओर जो पीड़ित परिवार है उनको सुरक्षित भी रखा जाए, उनको सुरक्षा दी जाए विशेष, क्योंकि ये घटना करने वाले जो लोग हैं ये कभी भी घटना घटित कर सकते हैं और वो सीधे साधे हमारे वर्ग के लोग हैं, उनको सुरक्षित भी रखा जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो दमोह जिले की संपूर्ण समाज एकत्रित होकर आगामी कार्रवाई के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और उग्र आंदोलन भी हो सकता है। विषय थाना हटा में हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें गांव बिजौरी पाठक में ये एक अप्रत्याशित घटना हुई थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसमें एक दलित युवक के साथ बारात में घोड़े पे चढ़ने को लेकर जो है उससे मारपीट की गई थी और रास्ता रोककर और उससे मारपीट की गई और तमाम तरह के अपशब्द उसको बोले गए, जिस पे संज्ञान लेते हुए हमने कल ही SC/ST की एक FIR दर्ज की थी, जिसमें
4 लोगों को हमने इसमें आरोपी बनाया था और अभी वो चारों आरोपी हमारे अभिरक्षा में हैं। उसमें जो आसपास और भी अन्य लोग उस समय बारात में मौजूद थे उनके हम बयान करवा रहे हैं। साथ में ही इसमें कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए भी हम NSA के अंतर्गत जो है वो कलेक्टर साहब को एक प्रतिवेदन भेज रहे हैं। इसमें थाना प्रभारी और SDOP की टीम लग के और क्यों ये सामाजिक रूप से ज़रूरी है ये इस प्रकार की कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, उसका उल्लेख करते हुए हम कलेक्टर साहब को लिख रहे हैं ताकि आगे से आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना ना हो और किसी भी व्यक्ति के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव ना हो और उससे बदतमीजी ना की जाए। सर, जिस तरह से मांग उठ रही है कि बुलडोज़र कार्रवाई भी होना चाहिए क्योंकि काफ़ी बड़ा मामला है। नहीं, वो बुलडोज़र कार्रवाई तो यूजुअली वो बंद ही हो चुकी है। माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा उसमें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसमें पूर्व में दखल दिया गया है कि इस प्रकार के मामलों में कोई भी बुलडोज़र वाली कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन हमारे पास हम सक्षम हैं कानूनी रूप से उनको उसमें दंडित करने के लिए और NSA, मुझे लगता है कि NSA बहुत ही सख्त कार्रवाई है इस पूरे मामले में संदेश देने के लिए और आगे भी सामाजिक रूप से लोगों को सचेत रखने के लिए NSA की कार्रवाई पर्याप्त है। मेरे कलेक्टर साहब से चर्चा भी हुई है, हम उनको रिक्वेस्ट भी किया है इसमें कि हम उनको आज और पत्र लिख के प्रेषित कर देंगे। होपफुली इसमें NSA अपहेल्ड होगा और वो जो आरोपी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, सोशल मीडिया पर भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं, सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है, लोगों द्वारा तरह तरह की पोस्टें की जा रही हैं, क्या कुछ कार्रवाई है? नो डाउट कि सोशल मीडिया पे रेगुलेशन बहुत मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरह की अनर्गल बात जो है वो लिख देता है और उससे आसपास जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उनको और संवेदनशीलता मिलती है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो निर्मित होती है। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम ऐसे लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें, उनको सचेत करें। इस संबंध में कोतवाली में मैंने 2-3 लोगों के नाम चिन्हित करके थाना प्रभारी को दिए हैं जिनसे सोशल मीडिया पर इस प्रकार की टिप्पणी करने के लिए एक अंडरटेकिंग ली जा रही है और उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। सर, क्या उनके द्वारा पूर्व में कोई सूचना दी गई थी या सुरक्षा की मांग की गई थी, ऐसा कुछ? नहीं, इस प्रकार की कोई जानकारी थाने पे तो प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन नो डाउट कि हम इस घटना के बाद ये अपील करना चाहेंगे कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में अगर इस प्रकार का कोई अंदेशा किसी भी पीड़ित को या प्रार्थी को रहता है तो नो डाउट कि लोकल थाने से संपर्क वो कर सकते हैं। कंट्रोल रूम का नंबर भी पब्लिक है। किसी भी नंबर पे इस प्रकार की सूचना दे के वो अगर चाहें तो पुलिस की सुरक्षा मान सकते हैं। सिद्धार्थनगर में एंटी करप्शन टीम ने इटावा तहसील के लेखपाल अरविंद को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। टीम ने शिकायत के आधार पर जाल बिछाकर गिरफ्तार किया। सिद्धार्थनगर एंटी करप्शन टीम ने एक लेखपाल को तहसील कार्यालय इटावा स्थित उनके कक्ष से उठा लिया। गुरुवार को टीम की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। टीम ने उन्हें किसी की शिकायत पर उठाया, अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है। टीम उन्हें लेकर रवाना हो गई है। खबर है कि उन्हें बांसी कोतवाली से ले जाया जा रहा है। मलता देवरिया जनपद निवासी अरविंद गोरखपुर में परिवार के साथ रहते हैं। उनकी नियुक्ति लेखपाल पद पर हुई है। ये कई वर्षों से इटावा तहसील में तैनात हैं। कुछ समय पूर्व वो स्टेनो का कार्य देख रहे हैं, पर एक एक्सीडेंट में ज्यादा चोटिल हो गए थे तो इस पद पर दूसरे को कार्यरत किया गया। स्वस्थ होने के बाद लौटे तो लेखपाल का काम देखने लगे, मगर वर्तमान इनसे जन्म प्रमाण पत्र की जिम्मेदारी ली जा रही थी। बताया जाता है कि किसी पैसे की लेन देन से संबंधित शिकायत एंटी करप्शन टीम बस्ती से की थी। इसी कड़ी में टीम गुरुवार को इटावा पहुंची और जाम बिछाना शुरू किया। इसके बाद शिकायतकर्ता लेखपाल के कक्ष में गया तो कमरा अंदर से बंद थे। शिकायतकर्ता ने दरवाजा खटखटाया और एक फाइल देखने की बात कहने लगा। दरवाजा खुला तो वो अंदर गया, तभी एंटी करप्शन टीम भी कक्ष में घुस गई और लेखपाल को दबोच लिया। शाहजहांपुर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने आज स्मार्ट मीटर की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल व्यापारियों और उपभोक्ताओं का आरोप है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल में भारी बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही बिना किसी पूर्व सूचना के कई उपभोक्ताओं की बिजली काट दी जा रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि बड़ी संख्या में उपभोक्ता मीटर रिचार्ज खत्म होने या तकनीकी दिक्कतों के चलते अंधेरे में रहने को मजबूर हैं।
उनका ये भी आरोप है कि विभाग ने मीटर लगाने से पहले ये स्पष्ट नहीं किया कि इन्हें प्रीपेड सिस्टम में बदला जा रहा है। व्यापारियों ने मांग की है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर को तत्काल पोस्ट पेड सिस्टम में बदला जाए ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। व्यापार मंडल ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो वो सड़कों पर बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उपभोक्ता के मोबाइल नंबर में प्रीपेड मीटर ऐप डाउनलोड किए जाने की व्यवस्था की जाए। सीलिंग सर्टिफिकेट उपभोक्ताओं को मौके पर दिए जाए तथा उन्हें भी बदलते समय हाथों हाथ ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाए। प्रीपेड बस हो गया अरे बस यही रोक लो ना। स्मार्ट मीटर की अर्थी निकाली जा रही है, जिसमें प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रांतीय अध्यक्ष श्री लोकेश अग्रवाल जी द्वारा इस प्रीपेड स्मार्ट मीटर के विरोध में इससे 30 मार्च को एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें स्मार्ट मीटर में बड़ी खामियां हैं, अनियमितताएं बताई गई थी। विभाग को भी इससे अवगत कराया गया था। 30 मार्च को जो हम लोग उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा ज्ञापन दिया गया था, उसका केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया और केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा उन्होंने लोकसभा में कहा था कि कोई भी स्मार्ट मीटर उपभोक्ता की बिना मर्जी के नहीं लगेगा। प्रदेश अध्यक्ष श्री लोकेश अग्रवाल जी द्वारा व्यापारियों की समस्याओं को उठाते हुए आज ज्ञापन दिलवाया जा रहा है। उसमें कहा गया है, ज्ञापन में कहा गया है कि जो स्मार्ट मीटर लगे हैं उनको वापस किया जाए, जो 80 लाख मीटर लग चुके हैं, और उनको स्मार्ट मीटर को जो प्रीपेड है उनको पोस्ट पेड में बदला जाए। क्योंकि देखिए, उपभोक्ताओं का बिजली विभाग के पास पहले का पैसा जमा है सिक्योरिटी के रूप में। विभाग अपना पैसा नहीं छोड़ता है, उस पर 12% ब्याज ले रहा है, परंतु जो व्यापारी का उपभोक्ताओं को जो पैसा जमा है वो तो विभाग वापस करे। इसी मांग को लेकर आज हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में शाहजहांपुर में हमारे जिला अध्यक्ष सौमित्र गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोगों ने, व्यापारियों ने अपने बहादुरगंज स्थित कार्यालय से स्मार्ट मीटर की अर्थी उठाई थी, जो कि पुलिस और प्रशासन द्वारा हम लोगों से हाथों में से छीन लिया गया। हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से लेकर अर्थी निकले, शव यात्रा लेकर निकले थे। यहाँ आए क्या कहा गया है? एसपी साहब को हम लोगों ने समस्याओं से अवगत कराया है, उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है और इसके लिए कमेटी गठित की है कि बहुत जल्दी इस पर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। जो स्मार्ट मीटर लगे हैं उनको जिस कंपनी ने लगाए हैं वो उस कंपनी को अवगत कराया गया। उस कंपनी से कहा गया है कि जो मीटर तेज़ चलने की जो उपभोक्ता की शिकायत है वो समस्या का समाधान किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी भी समय, किसी भी वक्त कब लाइट कट जाती है, बहुत बड़ी समस्या है। इससे सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग परेशान है। शाम को 6 हल नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप लोग? समस्या का हल नहीं हुआ तो इस तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को और लखीमपुर खीरी से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। घटना आज दोपहर करीब 1 बजे की है, जब एक परिवार अपने अन्य परिजनों के साथ बहराइच से मुंडन संस्कार कराकर वापस अपने गांव आ रहा था। तभी अचानक पड़ुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बोजिया पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गहरे गड्ढे में ट्रॉली सहित पलट गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने के बाद की चीख पुकार मच गई। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया, साथ ही पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी, जिसके बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल 5 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दर्जनों घायलों का इलाज जारी है। ट्रैक्टर से बहराइच से वापस आ रहे थे। समय दोपहर करीब 1 बजे बोजिया पेट्रोल पंप के पास थाना क्षेत्र पड़ुआ में अचानक ट्रैक्टर असंतुलित होकर गड्ढे में पलट गया, जिसमें सवार कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया, जिसमें 5 लोग की मृत्यु हो गई, जिनका पोस्टमार्टम एवं पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। शेष घायलों का इलाज चल रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में एक 28 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अनिल कुमार के रूप में हुई है, जो हरदोई के 8 थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार अनिल कुमार की शादी वर्ष 2019 में हुई थी। पिछले लगभग 3 वर्षों से उनका अपनी पत्नी के साथ
विवाद चल रहा था जो कोर्ट तक पहुंच चुका था। इसी विवाद के चलते दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था। बताया जा रहा है कि अनिल कुमार बीते दिन शाम को अपने घर से उरई स्थित अपनी ससुराल इंदिरा नगर के लिए निकले थे। देर रात करीब 2 बजे उनकी लाश ससुराल के बाहर पड़ी मिली। शव मिलने की खबर से इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतक के पिता ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे हत्या का मामला बताया है। उनका कहना है कि लंबे समय से चल रहे पारिवारिक विवाद के चलते उनके बेटी की साजिशन हत्या की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ससुराल पक्ष सहित अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। क्या नाम है चाचा? राम बाबू। कहाँ के रहने वाले? हरदोई गुजर। आज पोस्टमार्टम आया, क्या हादसा हुआ? लड़की को मार दिया। किन लोगों ने? ससुराल वालों ने। किस बात को लेकर? विवाद चल रहा था मुकदमे वाला, वो ससुराल आया था। कितने समय पहले शादी हुई? 2019। पत्नी कब से नहीं आ रही थी? करीब 3 साल के लगभग हुए। किस चीज़ का विवाद चल रहा है? दहेज वालों का। दहेज वालों क्या 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 कहते हैं? कैसे तुम पैसे दो, हमारी लड़की के लिए पैसे दो। आपने क्या बात रखी? हम जाते हैं वहाँ पर, सोचे लोग भगा देती थी, हमारी बात ही नहीं होती वहाँ कि लोग मार पीट के भगा देते लड़कियों को। कई बार मार पीट के घर ससुराल के बाहर। पुलिस से क्या चाहते हैं आप? पुलिस से हमारा अनुरोध है कि हमारा जो सुनाई होना चाहिए। इसकी शिकायत की पुलिस में? हाँ, कर दी सर। क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? कैसे वो उनका नाम जो वो रिपोर्ट जो मेडिकल की आ जाएगी तब वो लिख जाएगी। अगली खबर जालौन से आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती परीक्षा को सकुशल कराने के लिए जिला जालौन प्रशासन ने कसी कमर। डीएम राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण, बिजली, पानी, सीसीटीवी, सीटिंग व्यवस्था को दुरुस्त कराने को लेकर संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। जिले में होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 19,152 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। 25, 26 व 27 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से एसपी जालौन ने बताया, सेंटर के आसपास किसी भी इलेक्ट्रॉनिक और फोटोकॉपी की दुकान नहीं खुलेंगी। करवा दो इसको, निरंजन जी फोटो करवा वाले कैंडिडेट आपके 400 यहाँ पर टेंट लगा देंगे ताकि छाया रहे। हरदोई के बिलग्राम से एक गर्व की खबर सामने आई है, जहां इंटरमीडिएट परीक्षा में छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बिलग्राम हरदोई के श्री रामलाल पब्लिक स्कूल के छात्रों ने इस वर्ष इंटरमीडिएट परीक्षा में इतिहास रच दिया है। विद्यालय की 2 मेधावी प्रतिभाओं ने प्रदेश की मेरिट सूची में स्थान हासिल कर न केवल अपने स्कूल बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। छात्रा आयुषी पटेल ने 95.6% अंक प्राप्त कर प्रदेश में 9वां स्थान हासिल किया, जबकि छात्र वर्चस्व दुबे ने 95.4% अंकों के साथ प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया। वर्चस्व दुबे एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। उनके पिता निर्विकार दुबे किसान हैं और माता गृहिणी है। सीमित संसाधनों के बावजूद वर्चस्व ने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया। वहीं आयुषी पटेल के पिता नगर विकास सहकारी बैंक में कैशियर हैं। आयुषी हरदोई के पडरा लखनपुर की निवासी हैं और शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रही हैं। दोनों छात्रों की इस उपलब्धि से विद्यालय में खुशी का माहौल है। स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों ने भी छात्रों पर गर्व जताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बिलग्राम के इन होनहार छात्रों ने ये साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन से हर सपना पूरा किया जा सकता है।
फिर अगर सही रहता है तो फिर मैं उसके अलावा घर पे 3 घंटा ज़रूरी था पढ़ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दिन के 10-10 घंटे पढ़ें। अच्छी पढ़ाई बेकार पढ़ाई से मतलब बहुत ही मतलब ये रहता है कि आप थोड़ी देर पढ़ें मगर अच्छा पढ़ें, उसी का ये फल है। और जैसे पढ़ाई के लिए स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास वगैरह चलाई जाती थी, घर पे रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ पढ़ के छोड़ देना बहुत बेकार चीज़ है, रिवीजन बहुत ज़रूरी चीज़ है इस चीज़ में। आपको सॉल्यूशंस वगैरह को केवल रटना नहीं, आपको उन चीज़ को समझना है, तभी आप परीक्षा में ऐसे काम को कर सकते हैं। यूपी में टॉप 10 में टीचर्स के। आगे का क्या लक्ष्य है आपका? सर अभी मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ और डॉक्टर बनना है। ये जो पूरा जो सफलता जालौन जिले के कालपी कोतवाली क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया, जिसमें एक दलित महिला ने अपनी नाबालिग बेटियों के साथ मारपीट, छेड़छाड़ और जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित रेखा निवासी ग्राम सरसेला थाना कोतवाली कालपी ने अपनी शिकायती पत्र में बताया कि 21 अप्रैल 2024 की शाम करीब 5 बजे गांव के ही कुछ दबंग व्यक्तियों ने उसकी दोनों नाबालिग पुत्रियों पर हमला कर दिया। आरोप है कि लाल सिंह, वीर सिंह और थाना सिंह सहित अन्य अज्ञात लोगों ने गुंडों को बुलाकर लड़कियों के साथ बुरी तरह मारपीट की। इस दौरान आरोपियों ने जाति सूचक अपशब्दों का प्रयोग करते हुए पूरे परिवार को गांव से निकालने और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता के अनुसार हमले में उसकी बेटियों को गंभीर चोटें आई, जिसके चलते उन्हें तत्काल कालपी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई गई है। रेखा ने यह भी बताया कि इससे पहले 19 अप्रैल 2026 को उसने थाना कोतवाली कालपी में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसकी 14 वर्षीय पुत्री के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों का आरोप गांव के ही कुछ लोगों पर लगाया गया था। शिकायत के बाद आरोपियों ने कथित तौर पर दोबारा हमला कर स्थिति को और गंभीर बना दिया। शिकायती पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और गांव में भय का माहौल बनाए हुए हैं। पीड़िता और उसके परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि यदि उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। नहीं, ऐसे ही आके घुस के दारू पिए थे, आके घुस के छेड़खानी करने लगे हैं। विरोध किया आपने? हाँ। फिर क्या बोले? फिर ये बोले कि हम देख लेंगे। आए मम्मी पापा को सबको मारने लगे, भाई को मारने लगे हैं। तो मेरे भाई के चक्कर में मेरी बहन फुट गई। मेरी बहन अस्पताल में भर्ती है। क्या चाहती हो आप? हम ये कहते हैं कि उनको सजा हो। पुलिस अधीक्षक को शिकायत की है? पुलिस से की है। पुलिस के दरोगा को पैसा दे देते हैं, बिगजात दरोगा। अच्छा, कौन से दरोगा जी? कहाँ के? रंजीत। कहाँ के? कौन से थाने के? कालपी। कार्रवाई करने जाते हो, क्या कहते हैं दरोगा जी? वे यह कहते हैं कि यहाँ से जाइए, आपका कोई काम नहीं होगा। माता जी कहाँ की रहने वाली है? आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई है शिकायत करने, क्या मामला? हम सरसेला के। क्या मामला क्या है? मामला जो है कि हम घर पर नहीं थे, हमारी लड़की को मारने लगे, छेड़ने लगे। तो हमारी लड़की चिल्लाने, हम पहुँचे तो मुझे मारे, मेरे पति को मारा। और हम आप उधर गए, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। फिर दोबारा भी मारा तो हमारे सब बेटियां अस्पताल में भर्ती। इस बात को लेकर मारा, क्या कोई विवाद था? कोई विवाद नहीं है, वे तो वही लड़की की वजह से मार रहे हैं। क्या क्या कहते क्या? वे जा कहते हैं कि आपकी लड़की को हम गलन निगाह से देखेंगे। आप क्या चाहती हैं? हम तो जा चाहते। मुरादाबाद तहसील काट क्षेत्र के लडावली इलाके में स्थित काका ग्रुप्स वाहन स्क्रैपिंग सेंटर में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठते देख क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग ने तत्परता दिखाते हुए कई अग्निशमन विभाग की गाड़ियों को तुरंत मौके के लिए रवाना किया। मौके पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार पांडे तथा अग्निशमन अधिकारी ज्ञान प्रकाश शर्मा भी स्वयं पहुंच गए और टीम के साथ आग बुझाने का अभियान शुरू किया। अग्निशमन विभाग कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए करीब 1 घंटे के भीतर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया, जिससे आग फैलने से पहले ही बड़ा खदशा टल गया। अग्निशमन विभाग की तेज और प्रभावी कार्रवाई के कारण घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, जो राहत की बात है। फायर विभाग की तत्परता और बेहतर रणनीति के चलते समय रहते आग को नियंत्रित कर लिया गया। हम लोगों को जो है 12:54 पर सूचना आई, काका वाहन स्क्रैपिंग सेंटर थाना छजलेट तहसील कांट के अंतर्गत भीषण आग लगी है। उस आग पे जो है हम लोग आग की भयावता को देखते हुए एक कांट से फायर टेंडर, 3 जो है हेलर रोड से और एक जो है यहाँ से अपना
कटघर से, और एक प्राइवेट फर्म से भी फायर टेंडर लेके मौके पहुँचे। वहाँ देखे तो आग जो है उनका बहुत बड़ा स्क्रैप सेंटर था, उसमें आग लगी हुई थी और हमारी गाड़ियाँ पहुँच गई और आग पर चारों तरफ घेर के आग बुझाना प्रारंभ की। और वहाँ पे थाना छजलेट का स्टाफ और CO पाठ साहब और हमारे फायर सर्विस सभी स्टाफ ने बड़ी मेहनत करके जो है 1 घंटे में आग को पूरा कवर कर दिया। क्योंकि आग बहुत सेंसिटिव थी, वहाँ पे जो है वाहनों से निकले हुए सिलेंडर, गैस सिलेंडर भी थे और प्लास्टिक के सामान भी थे, इसलिए आग जो है बहुत विकराल रूप ले ली थी। उसको हम लोगों ने 1 घंटे में अग्निशमन का पूरा कर लिया। नहीं, कोई जनहानि नहीं हुई। सभी लोगों को, मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया था। अंदर हम लोग फायर के पुलिस सब स्टाफ आग बुझाए। बिलग्राम में गंगा एक्सप्रेसवे के शुभारंभ से पहले तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मल्लावा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। शाम करीब 4 बजे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर मल्लावा पहुंचा। इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी अनुनय झा, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा समेत अन्य अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों की जानकारी ली। समीक्षा बैठक करीब 1 घंटे तक चली, जिसमें सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री के आगमन की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग कड़ी धूप में उनके दर्शन के लिए पहुंचे। हालांकि सुरक्षा कारणों के चलते लोग दूर ही रहे, जिससे कई लोग मायूस भी नजर आए। समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने हेलीपैड और सभा स्थल का निरीक्षण किया। प्रशासन और NHI की टीमों ने रूट डायवर्जन, पंडाल, बैरिकेडिंग और स्वास्थ्य सेवाओं सहित सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और हर व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। बदलाव आएगा और क्या तैयारियां वगैरह चल रही हैं? ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात है हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है। अभी तक मेरठ से प्रयागराज तक का रास्ता जो है 12-14 घंटे में तय होता था और अब 120 किलोमीटर की अधिकृत स्पीड के साथ मात्र 5 घंटे में मेरठ से लेकर प्रयागराज पहुंचा जा सकता है और इसका क्वालिटी कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी सौगात है प्रदेश के लिए और देश के लिए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 7 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में संचालित हो गए और बड़े पैमाने पर एक्सप्रेसवे पाइपलाइन में भी। इससे हमारे विकास की गति को बहुत तेज़ी से बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो भी स्ट्रेंथन होगी। क्योंकि डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर स्ट्रांग है, कन्वीनियंट है, तो हम समझते हैं कि डेवलपमेंट का रास्ता हर तरफ से खुल जाता है। इसलिए ये उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक्सप्रेसवे। और इसी बेहतर कनेक्टिविटी को देखकर हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो ख़ास तौर से दुनिया के दूसरे देशों से आना चाहते हैं, वो भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अभी जेवर का एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ और 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी इसका शुभारंभ करेंगे। 18 दिसंबर सन 21 को ये शाहजहांपुर से प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था, शाहजहांपुर से। और आज मुझे खुशी है कि इसका लोकार्पण होने जा रहा है 29 तारीख को। बड़े पैमाने पर लोग इससे लाभान्वित होंगे और पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला इकाई ने नोएडा में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे श्रमिकों पर हुए लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पार्टी के जिला मंत्री सिद्धनाथ श्रीवास्तव ने सरकार और प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नोएडा में मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है और उनके समर्थन में आवाज उठाने वालों को दबाने की कोशिश की जा रही है। ज्ञापन में स्थानीय समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। पार्टी ने आरोप लगाया कि बहराइच जिले में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत के बीच कालाबाजारी हो रही है। जिला पूर्ति अधिकारी पर कार्रवाई न करने और फोन तक न उठाने का आरोप लगाया गया। सीपीआई ने मांग की कि वर्तमान डीएसओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर किसी ईमानदार अधिकारी की नियुक्ति की जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो जिलाधिकारी कार्यालय के सामने क्रमिक अनशन और धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।
प्रदेश में नोएडा के मजदूरों पर इस सरकार के इशारे से बर्बर लाठीचार्ज हुआ और नोएडा के मजदूरों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे कदम की घोर निंदा करती है और कम्युनिस्ट पार्टी आज पूरे प्रदेश में राज्यपाल महोदया को ज्ञापन दे रही है कि नोएडा के मजदूरों के साथ अन्याय बंद किया जाए। दूसरी चीज़, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारा जो जनपद बहराइच है, वहाँ पर डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की बहुत बड़ी किल्लत है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार रात के 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक ब्लैक मार्केटिंग होती है, कालाबाजारी होती है और बड़े बड़े लोग 200-200 लीटर भरा करके लेकर चले जा रहे हैं। इसलिए मैं जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूं, इतना न्यायप्रिय जिलाधिकारी महोदय हमारे, लेकिन उनके आदेशों का उल्लंघन इनके जिला पूर्व अधिकारी तो फ़ोन नहीं उठाते। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी डीएसओ बहराइच की सस्पेंशन की मांग राज्यपाल महोदय से कर रही है। कई बिंदु की मांगे आपकी? हमारी पाँच बिंदु पर मांगे हैं। उसमें नोएडा के श्रमिकों पर चल रहे आंदोलन को प्रशासनिक उत्पीड़न से मुक्त कराया जाए, गिरफ्तार नेताओं को अविलंब रिहा किया जाए, नोएडा के श्रमिक नेताओं के समर्थन में जिलों में हो रहे आंदोलनों को जिला प्रशासन कतई बाधित न करे, बहराइच जिला में डीजल, पेट्रोल की रात में हो रही कालाबाजारी को जिला प्रशासन रोकने में विफल है, जिला पूर्व अधिकारी बहराइच को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, कोई ईमानदार डीएसओ की नियुक्ति की जाए जिससे आम जनता को राहत मिल सके। मांगे पूरी नहीं होंगी क्या करेंगे? मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम लोग जिलाधिकारी महोदय बहराइच को नोटिस दे करके धरना करेंगे, कर्मिक आंदोलन करेंगे। सीतापुर के बिस्वा से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी कार्य जारी है। मामला कोतवाली बिस्वा क्षेत्र के केवटी बादुल्ला का बताया जा रहा है। आरोप है कि कार्य रोकने के निर्देश होने के बावजूद मौके पर काम नहीं रुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब न्यायालय का आदेश स्पष्ट है तो उसे लागू क्यों नहीं कराया जा रहा। वहीं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बिस्वा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कार्य रुकवाने के लिए अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। ऐसे में पीड़ित जाए तो जाए कहां, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कब तक हस्तक्षेप करता है और न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित होता है। फिलहाल इस वक्त की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद।